हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम संविधान के एक नए चैप्टर लेकर आए हैं। इस चैप्टर का जो नाम है वो है प्रस्तावना। प्रस्तावना इसको इंग्लिश में जो कहा जाता है प्रीएम्बल। प्रस्तावना जो है वो संविधान सभा की जो बैठक हो रही थी, शुरुआती बैठक में 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू के द्वारा एक उद्देश्य प्रस्ताव पास किया गया था। और उद्देश्य प्रस्ताव से प्रेरित होने के कारण, यानी उद्देश्य प्रस्ताव में जिस शब्द का प्रयोग किया गया था और संविधान जब बनकर तैयार हुआ तो क्या हुआ कि संविधान सभा के जितने सदस्य थे, आम सहमति से क्या हुआ कि ऐसा कहा गया कि क्यों ना क्या करें कि इस उद्देश्य प्रस्ताव में जो पास किया गया था कि हमारा शासन का स्वरूप क्या होगा, हम भारतीय जनता को क्या देंगे लेकर, स्वतंत्रता, समानता, इस तरह की बात जो थी, ये उद्देश्य प्रस्ताव में पास किया गया था पंडित नेहरू के द्वारा कि हम संविधान कैसे बनाना है। तो संविधान सभा में यानी अंतिम समय में क्या हुआ कि ऐसा कहा गया कि क्यों ना एक ऐसा प्रारूप तैयार किया जाए जिसको संविधान के पृष्ठ पर रखा जाए, ताकि क्या हो कि संविधान पढ़ने से पहले व्यक्ति क्या करे, इसके संविधान के बारे में पूरी तरीके से जानकारी प्राप्त कर लें कि संविधान में क्या क्या लिखा हुआ मिल सकता है। तो इसी सोचकर, यानी उद्देश्य प्रस्ताव से प्रेरित होने के कारण प्रस्तावना को उद्देशिका भी कहा जाता है। प्रस्तावना को उद्देशिका भी कहा जाता है। और प्रस्तावना में क्या हुआ कि शुरुआती संशोधन की बात किया जाए तो एक बार संशोधन हुआ है, वो हुआ है 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। 3 नए शब्द को जोड़ने के बाद प्रस्तावना जो अभी आपको देखने को मिलेगा प्रस्तावना, वो प्रस्तावना आपको देखने को मिल सकता है। और ऐसा क्वेश्चन रहेगा कि प्रस्तावना में 1976 में निम्नलिखित में कौन से शब्द नहीं थे, तो ये 3 शब्द होगा, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। 3 शब्द आपको उस ऑप्शन में जरूर मिल जाएगा। अभी फिलहाल जो विवाद चल रहा है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के जो मुख्य न्यायाधीश है, उनका कहना है कि भारत शुरू से ही एक आध्यात्मिक देश रहा है और प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़कर क्या किया गया है कि इसके चरित्र को धूमिल करने की कोशिश की गई है। उसके बाद राज्यसभा सांसद, एक बीजेपी के सांसद हैं, उनके द्वारा कहा गया है कि क्या किया जाए कि प्रस्तावना से समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द दोनों को हटा दिया जाए और रिट दायर किया। लेकिन इस पर सुनवाई तो होगा नहीं, क्योंकि राष्ट्रपति की इसके लिए राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति लेना पड़ता है। लेकिन अनुमति लिए बिना उन्होंने रिट दायर किया गया है सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन इस पर सुनवाई होगी नहीं। लेकिन अभी जो है इस प्रकार की मुद्दा उठी हुई है। तो प्रीएम्बल में यह तो उद्देश्य प्रस्ताव से प्रेरित है, तो इसलिए उद्देश्य प्रस्ताव में क्या क्या गुण था, यानी एक संविधानविद या एक प्रसिद्ध वकील जो थे N.A. पालकीवाला, आप सरकार के यानी इंदिरा गांधी सरकार में सरकार के विरुद्ध जो एक वकील सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध थे उस समय, और बराबर विभिन्न प्रकार के केस में जनता के तरफ से उन्होंने लड़ाई की है, उनका नाम है N.A. पालकीवाला। और N.A. पालकीवाला के द्वारा जो केशवानंद भारती जैसे प्रसिद्ध केस में भी जनता यानी केशवानंद भारती के तरफ से जो वकील लड़ रहे थे वो थे N.A. पालकीवाला। और उनका कहना कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का परिचय पत्र है। हम 1-2 क्लास के माध्यम से समझेंगे कि संविधान का भाग जो है प्रस्तावना को कब कहा गया था, उसके बाद बेरूबारी मामला में क्या हुआ था, मिनर्वा मिल्स मामला, केशवानंद भारती मामला, गोलकनाथ मामला, इस प्रकार की मामला को हम देखकर प्रस्तावना को अंत करेंगे। और इसमें जो विभिन्न प्रकार के शब्द हैं उसके बारे में भी सही तरीके से विचार करेंगे, ताकि आप आसानी से समझ जाएं और इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन हो, वो ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव, आप आसानी से हल कर सके। ये मेरा आप लक्ष्य है। आप शायद आप लोग भी इसके तहत तैयारी करेंगे तो आप भी इस लक्ष्य से तक पहुंच सकते हैं। तो हम प्रस्तावना के मुख्य तत्व को देखते हैं।
मुख्य तत्व यानी प्रस्तावना में मुख्य तत्व क्या क्या है? तो मुख्य तत्व में 3 तत्व को रखा जाता है और 3 तत्व को विभिन्न गुण, यानी एक तो कहा जाता है कि संविधान का स्रोत, तो संविधान का स्रोत जो है वो भारतीय जनता को माना गया है। भारतीय जनता। प्रस्तावना जो है वो अमेरिका के संविधान यानी सबसे पहला जो लिखित संविधान था उससे प्रेरित है। और इसकी भाषा की बात किया जाए तो भाषा जो है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रेरित है। तो हम भारत के लोग, वी आर द पीपुल ऑफ इंडिया, तो ये भारतीय जनता को यानी संविधान का स्रोत यानी संविधान का शक्ति का स्रोत की बात किया जाए तो भारतीय जनता है, क्योंकि शुरुआती शब्द जो है वो हम भारत के लोग से शुरू होता है, उसके बाद अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। यानी हम क्या कर रहे हैं कि हम स्वयं बनाए हैं और स्वयं अपने ऊपर लागू करते हैं। ये भारतीय जनता इसका स्रोत है और भारतीय जनता पर ही ये लागू होता है। उसके बाद प्रस्तावना जो और बताता है, यानी और क्या क्या बताता है प्रस्तावना, ये बताता है कि संविधान या सरकार का स्वरूप, संविधान का स्वरूप यानी सरकार कैसा हो, संविधान के अनुसार ही सरकार चलता है कि किस प्रकार संविधान होगा या संविधान का स्वरूप क्या क्या होगा। तो इसको इस प्रकार के डायग्राम से माध्यम से समझ सकते हैं। तो सबसे पहला शब्द आपको मिलेगा संप्रभु, यानी संपूर्ण, प्रभुत्व संपन्न। उसके बाद समाजवादी। यहाँ जो सेकुलर शब्द का हिंदी किया गया है, यानी बाद में जो सोशलिस्ट का हिंदी तो समाजवादी होता ही, लेकिन सेकुलर शब्द के हिंदी पर प्राय क्या होता है कि मतभेद बना रहता है और कहीं कहीं आपको ये पंथ निरपेक्ष लिखा मिल जाएगा और कहीं धर्म निरपेक्ष। तो इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे कि क्यों पंथ निरपेक्ष लिखा जाता है, क्यों धर्म निरपेक्ष लिखा जाता है, पंथ निरपेक्ष और धर्म निरपेक्ष में क्या क्या अंतर हैं, क्या अंतर हो सकते हैं, क्या धर्म होता है, क्या पंथ होता है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। यानी एक प्रोसेस से माध्यम से बात करेंगे। आपको लगेगा कि लंबा जो क्लास लंबा हो रहा है, लेकिन हम क्या करेंगे कि दूसरे क्लास में ले लेंगे, यानी दूसरे वीडियो में इसके बारे में बताएंगे। पंथ निरपेक्ष के बाद लोकतंत्रात्मक, उसके बाद गणराज्य। गणराज्य का क्या अर्थ होता है, इस सब के बारे में भी चर्चा करेंगे। उसके बाद इसका उद्देश्य क्या है, यानी संविधान का उद्देश्य के बारे में भी कुछ पॉइंट आप लिख सकते हैं। पहला तो होता है न्याय। न्याय कौन, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। उसके बाद स्वतंत्रता की बात करता है। स्वतंत्रता में विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता की बात करता है। 5 प्रकार की स्वतंत्रता, 3 प्रकार के न्याय की बात करता है। और किस प्रकार के न्याय की बात करता है हम धीरे धीरे प्रोसेस में समझेंगे। उसके बाद समता की बात करता है। प्रतिष्ठा और अवसर की समता विभिन्न प्रकार के अनुच्छेद में यह बताया गया है। उसके बाद व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता, राष्ट्र की एकता और अखंडता के बाद आप ऐसा कह सकते हैं कि बंधुता। एकता के बाद बंधुता जो है, ये सभी शब्द जो है संविधान के यानी प्रस्तावना के मुख्य तत्व हैं। और इसके बारे में क्या करेंगे कि हम एक प्रोसेस से समझेंगे कि कौन सा शब्द का अर्थ
क्या होता है, क्या मीनिंग होता है, इसके बारे में हम आसानी से यानी धीरे धीरे करके एक एक करके जानकारी लेते हैं और पूरी तरीके से हम क्या करेंगे, इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, ताकि क्या कर सके कि आप लोग भी सब्जेक्टिव के रूप में भी अगर पूछा जाएगा कि ये संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ क्या होता है, यानी प्रस्तावना के अर्थ में अगर समझाना पड़ेगी या संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ आप समझाइए कि क्या एक भारत क्या है कि एक प्रभुत्व संपन्न देश है या नहीं है, इस पे टिप्पणी कीजिए। इस प्रकार का क्वेश्चन रह सकता है। समाजवादी और पंथ निरपेक्ष तो अभी विवाद में चल ही रहा है, तो प्रायः आपको ऐसा क्वेश्चन रह सकता है कि भारत में पंथ निरपेक्ष है, सार्थक रूप से टिप्पणी कीजिए। इस प्रकार का क्वेश्चन आपको बराबर मिल सकता है और ये इसके बारे में तो प्रायः पूछा ही जाता है, पंथ निरपेक्ष और धर्मनिरपेक्ष से क्या तात्पर्य होता है, आप इसमें किस प्रकार की अंतर कर सकते हैं। तो ये प्रकार के क्वेश्चन का भी आप आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। तो एक एक करके क्या करते हैं कि ये जितना भी शब्द है इसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं। तो इसको पहले साफ कर लेते हैं, उसके बाद एक एक शब्द हम लिखते हैं। तो पहला शब्द जो है वो है हम भारत के लोग। हम भारत के लोग, उसके बाद डैश डैश करके आप लिख सकते हैं अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो संविधान से क्या क्या प्राप्त होता है कि शक्ति का स्वरूप क्या है। एक और चीज हम लिखना भूल गए कि चौथा की आप बात करते हैं कि यानी संविधान लागू होने का तिथि भी ये बताता है। संविधान लागू होने का तिथि जो है वो यानी संविधान बनने का तिथि आप लिख सकते हैं। तो ये है 26 नवंबर 1949, ये तिथि भी ये प्रस्तावना हमें बताता है। तो हम भारत के लोग, उसके बाद अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं, यानी प्रस्तावना के द्वारा यह बताया गया है कि संविधान का जो स्रोत है वो भारतीय जनता है और भारतीय जनता के द्वारा ही इसको अंगीकृत किया गया है और अधिनियमित करके अपने ऊपर, स्वयं के ऊपर, ये अंगीकृत का अर्थ होता है कि खुद बनाया गया है और खुद पे ऊपर खुद ये क्या करेगा, इस पे शासन चलाएगा और खुद अपने ऊपर इसका शासन चलाएगा। यानी एक प्रकार से कह सकते हैं कि ये एक लोकतंत्र का ही एक परिभाषा हो सकता है। तो ये शक्ति का स्वरूप की बात की है या संविधान का स्वरूप की बात किया जाए तो ये भारतीय जनता है। उसके बाद भारतीय यानी स्वरूप की बात किया जाए कि संविधान का स्वरूप क्या होगा, तो संविधान के स्वरूप में जो पहला शब्द है वो पहला शब्द है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ क्या होता है? प्रभुत्व का अर्थ जो होता है कि किसी भी देश हो या कोई भी व्यक्ति हो अपना निर्णय खुद ले सके। अपना निर्णय खुद लेने का अर्थ यही हुआ कि प्रभुत्व के यानी अपना निर्णय, यानी दो प्रकार का निर्णय हो सकता है। एक तो हो सकता है आंतरिक, एक हो सकता है बाह्य। तो आंतरिक निर्णय में क्या हो सकता है कि आंतरिक निर्णय में जैसे हो गया कि अपने देश के राजनीतिक मामला हो या राज्य संबंधित मामला हो या वित्तीय मामला हो या कोई भी कानून के यानी विधि के समान जो मामला होगा वो भी क्या होगा कि किसी दूसरे देश से प्रेरित नहीं होना चाहिए। उसके बाद बाह्य स्रोत की बात किया जाए कि किसी देश के साथ शत्रुता रखनी है या मित्रता रखनी है या किसी देश से लोन लेना है यानी कर्ज लेना है या कर्ज देना है, यह स्वयं के ऊपर निर्भर है। किसी से ऊपर लड़ाई करना है या किसी से के साथ दोस्ती करना है, ये सभी क्या होता है, ये सभी बाह्य मामले हैं। तो आंतरिक मामले और बाह्य मामले का जो निर्णय स्वयं लेता है यानी जो देश स्वयं लेता है या जो व्यक्ति स्वयं लेता है वो क्या होता है, प्रभुत्व कहलाता है।
तो हमारा राष्ट्र कैसा होना चाहिए कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न होना चाहिए। यानी हमारे राष्ट्र के ऊपर, यानी स्वतंत्रता के पहले क्या था कि भारत एक डोमिनियन कंट्री था, यानी एक औपनिवेशिक कंट्री था। यानी इसका जो मातृ देश जो कहलाता था वो इंग्लैंड कहलाता, और इंग्लैंड ही क्या करता था कि इसके बारे में सोच समझ कर निर्णय, यानी इंग्लैंड का जो निर्णय होता था वही भारत का निर्णय होता था। और प्रथम विश्व युद्ध की बात किया जाए या द्वितीय विश्व युद्ध की बात किया जाए तो भारत उस समय क्या था कि अपने खुद नहीं शामिल हुआ था, इंग्लैंड ने घोषणा कर दी थी कि भारत भी इस युद्ध में शामिल है, क्योंकि इंग्लैंड ही इस पर शासन करता था और इंग्लैंड के मुताबिक ही इसका संचालन किया जाता था। इसलिए आज़ादी से पहले यह स्वयं प्रभुत्व संपन्न, यानी प्रभुत्व संपन्न हमारा देश नहीं था। लेकिन आज़ादी के बाद हमारा देश क्या हुआ कि प्रभुत्व संपन्न हो गया, यानी इसका निर्णय, ये अपना निर्णय खुद ले सकता है। लेकिन इसके ऊपर कुछ लांछना लगाई जाती है, जैसे कि संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल होना। उसके बाद राष्ट्रकुल जो है एक स्वतंत्र, यानी उस समय जो ब्रिटिश कॉलोनी जितना भी थे उसी कॉलोनी का एक स्वतंत्र राष्ट्र का एक समूह बनाया गया है, और इसका जो मुख्य रूप से एक मुखिया के रूप में इंग्लैंड के राजा को चुना जाता है। यानी ये क्या है कि एक ऐतिहासिक, कह सकते कि ऐतिहासिक धरोहर के रूप में इसका गठन किया गया है और भारत इसका सदस्य है। लेकिन लांछना लगाया जाता है कि भारत के ऊपर कि भारत क्या है कि राष्ट्रकुल के सदस्य होने के नाते अभी भी क्या है कि इंग्लैंड के अधीनस्थ ही है, यानी इंग्लैंड का शासन अभी भी भारत पर है, और राष्ट्रकुल इसका क्या है कि अभी जीता जागता उदाहरण है। लेकिन जिस समय राष्ट्रकुल का सदस्य भारत बना था पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय, उसी समय पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया था कि ये जो है एक स्वेच्छा से किया गया करार है और इसे स्वेच्छा से ही समाप्त किया जा सकता है। तो राष्ट्रकुल में शामिल होना भारत के स्वेच्छा के ऊपर निर्भर है, ना किसी दबाव के ऊपर निर्भर है, और जब चाहे भारत क्या कर सकता है, इसे बाहर आ सकता है। उसके बाद कहा जाता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ जो है इसमें शामिल होना भी कहा जाता है कि इससे क्या है कि भारत प्रायः देखा जाता है कि विदेशी के मामला में प्रायः संयुक्त राष्ट्र संघ में कोई भी बात लेकर चला जाता है, तो इसके ऊपर भी लांछना लगाई जाती है कि भारत अभी भी पूरी तरह से प्रभुत्व संपन्न नहीं है कि स्वयं निर्णय ले सके। लेकिन आपको ये पता होगा कि कोई भी व्यक्ति स्वयं निर्णय नहीं लेता है। कोई व्यक्ति हो या कोई भी देश हो, उसको निर्णय लेने पर कुछ कारक जो हैं वो उस पर दबाव डालती है कि आप इस प्रकार का निर्णय लें। जैसे पाकिस्तान हमारे ऊपर आक्रमण करता है तो हमारा एक नैतिक दायित्व बन जाता है कि भारतीय जनता के प्रति हमारा एक नैतिक दायित्व बन जाता है कि हम भी क्या कर सकें कि पाकिस्तान पर आक्रमण करें। इस समय क्या होगा कि पाकिस्तान एक बाह्य कारक है जो क्या कर रहा है कि हमें उसका रहा है कि अपने ऊपर आक्रमण करने के लिए, लेकिन इसके चलते दूसरे देश का फायदा हो जाता है, चीन का फायदा हो जाता है। तो इस प्रकार अब जब हम क्या करेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध पढ़ाएंगे, क्योंकि पॉलिटी के बाद अंतर्राष्ट्रीय संबंध भी पढ़ाना जरूरी है, तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध जब पढ़ाएंगे तब इसके बारे में आप आसानी से आपको समझने में आसानी होगी। तो स्वयं संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ यही हुआ कि कोई भी देश जिसका निर्णय वो क्या कहे, आंतरिक मामला हो या बाह्य मामला हो, दोनों का निर्णय अगर स्वयं लेता है तो वो क्या कहलाएगा, स्वयं प्रभुत्व संपन्न। उसके बाद दूसरा शब्द जो है वो है समाजवादी। समाजवादी इसको क्या किया गया था कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में जोड़ा गया था। 1976 में जब जोड़ा गया था तो ऐसा कहा जाता कि इंदिरा गांधी की जो सरकार थी वो रशिया क्या है कि ये समाजवादी कंट्री है, तो समाजवादी उसके प्रभाव में आने के बाद और कांग्रेस का जो विचारधारा है वो पूरे देश में सौंपने के लिए समाजवादी शब्द संविधान में जोड़ दिया। लेकिन ऐसी बात नहीं है, भारत में समाजवादी संविधान में बहुत सारे तत्व में आपको मिल सकता है, जैसे अनुच्छेद
39 जो है इसका जीता जागता उदाहरण है। तो समाजवादी भी पहले से निहित था, लेकिन आपको पता होगा कि भारत में जो है वो समाजवादी साम्यवादी समाजवादी नहीं है। साम्यवादी समाजवादी का अर्थ यही हुआ, ऐसे समाजवादी क्या करता है कि लोक कल्याणकारी की बात करता है, यानी लोग यानी जो गरीब जनता है या जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उसको भी समानता के दायरे में लाकर खड़ा किया जाए, ये समाजवाद का उद्देश्य होता है। लेकिन समाजवाद का भी दो स्वरूप होता है। एक होता है साम्यवादी समाजवाद, जो क्या करता है कि हर एक व्यक्ति को समान रूप से देखता है, लेकिन ऐसा जो है ये किसी भी देश में संभव नहीं है। ऐसा माना जाता है कि 1979 से पहले चीन का संविधान ऐसा ही था, यानी चीन ऐसा ही था, यानी साम्यवादी समाजवाद वहाँ पर था, लेकिन अभी भी वहाँ भी नहीं है। भारत में आप ऐसा कह सकते हैं कि 1991 से पहले 1991 में क्या हुआ था कि एलपीजी लागू हुआ था, जिसको अर्थशास्त्र में हम पढ़ेंगे। एलपीजी का अर्थ होता है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, उसके बाद ग्लोबलाइजेशन, यानी ऐसा कह सकते हैं कि ये होता है कि जो अर्थशास्त्र जब हम पढ़ेंगे तब बताएंगे, ये एडम स्मिथ का एक कथन है कि क्या किया जाए कि राज्य का संसाधन पे कम से कम हस्तक्षेप होगा, जिसके कारण क्या होगा कि आप क्या कर सकते हैं कि आसानी से लाभ उठा सकते हैं, यानी ये निजीकरण की ओर बढ़ता हुआ है स्वरूप है। और 1991 से पहले भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था था, और जिसमें क्या था कि समाजवाद की ओर झुका हुआ था, यानी समाजवाद तो शुरू से है ही, लेकिन समाजवाद की तरफ झुका हुआ था। और उसके बाद मिश्रित अर्थव्यवस्था 1991 के बाद मिश्रित अर्थव्यवस्था ही है भारत में, लेकिन अभी जो है 1991 के बाद ये निजीकरण के तरफ झुक गया, यानी पूंजीवाद के तरफ झुक गया। तो समाजवाद का सीधा सा अर्थ यही होता है कि लोक कल्याणकारी राज्य का होना जरूरी है, यानी देश के समाजवाद के अर्थ में आप देखेंगे तो देश में जितना भी संसाधन है और उस पर हक अगर राज्य का है या सरकार का है या शासन का है तो वो समाजवाद कहलाता है। यानी समाजवाद का सिंपल सा प्रिंसिपल होता है कि देश में जितना भी संसाधन है उसका हक किस पे होना चाहिए, समाजवाद पे होना चाहिए। और जो वामपंथी विचारधारा के व्यक्ति होते हैं उसका कथन यही होता है कि जितना भी आप कार्ल मार्क्स को ले लीजिए, तो कार्ल मार्क्स का भी विचार यही था कि क्या किया जाए कि समाजवाद का बढ़ावा मिल जाए। वो साम्यवादी समाजवाद का बात करता था, और उनका कथन है कि जितना भी संसाधन है देश में वो क्या किया जाए कि राज्य के ऊपर होना चाहिए, और राज्य ही क्या करे कि संसाधन का समुचित वितरण किया जाए। लेकिन इसमें क्या होता है कि समाजवाद में प्रतिस्पर्धा खत्म हो जाती है, क्योंकि आप स्वतंत्रता दे रहे हैं, समानता दे रहे हैं और स्वतंत्रता नहीं दे रहे हैं। अगर समानता सभी व्यक्ति को बराबर कर दिया जाए, ऐसा तो संभव है नहीं, लेकिन अगर बराबर कर दिया जाए तो इसके बीच में प्रतिस्पर्धा खत्म हो जाएगा, किसी को आगे बढ़ने की ललक नहीं होगी। और ललक नहीं होगी तो ऐसा माना जाता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के सरकार ने इस ललक को खत्म कर दिया था, जिसके कारण भारत में क्या हुआ था कि शुरुआती से यानी शुरू के समय से ही यहाँ पर क्या हुआ कि उद्योग का बढ़ावा नहीं मिल पाया, क्योंकि अगर निजीकरण का उस समय बढ़ावा दिया जाता, लेकिन निजीकरण का भी स्वरूप एक अलग ही प्रकार होता है कि निजीकरण का जो स्वरूप होता है उसमें जनता की कल्याण की बात नहीं की जाती है, यानी बाजार को देखकर ही उसका निर्णय, मूल्य निर्धारण, ये सब बाजार के ऊपर ही निर्भर करता है। लोक कल्याण यानी जनता गरीब है, मर रहा है, उससे कोई मतलब पूंजीपति यानी पूंजीवादी समाजवाद, पूंजीवादी जो अर्थव्यवस्था है उसके इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन उस समय समाजवाद लागू होने का एक ही मतलब था। अभी भी क्या है कि भारत में हंगर रिपोर्ट जो है, यानी व्यक्ति प्रति व्यक्ति भूखा रहने का जो रिपोर्ट है वो पाकिस्तान से भी नीचा है। इसके आधार पर आप समझ सकते हैं कि कितना व्यक्ति भारत में भूखा रहता है। इसके लिए समाजवाद का होना जरूरी है, क्योंकि अगर पूंजीवादी आ जाएगा तो क्या करेगा कि समाजवाद यानी व्यक्ति के कल्याण को नहीं देखेगा। आप लोग को लगेगा कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो है वो अच्छा है, लेकिन ये कुछ स्तर पे अच्छा भी होता है, कुछ स्तर पे खराब भी होता है। जैसे
कभी कभी क्या करता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था प्रतिस्पर्धा खत्म कर देती है, और उस समय जो महंगाई आती है, जो अभी महंगाई आपको जियो की सिम हो, कोई भी सिम है, उसका जो टॉक टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया है, क्योंकि जियो आके क्या किया, प्रतिस्पर्धा को ही खत्म कर दिया। और ख़त्म होने के बाद यानी प्रतिस्पर्धा जो था वो खत्म हो गया और व्यक्ति को यहाँ शोषण हो रहा है। प्रतिस्पर्धा जहाँ खत्म हो जाती है वहाँ व्यक्ति की शोषण शुरू होती है। लेकिन ये सब बात अर्थव्यवस्था की है, इसलिए अर्थव्यवस्था की में करेंगे। तो समाजवाद का सीधा ही अर्थ होता है कि सरकार या शासन का क्या हो कि देश के संसाधन पर अधिक से अधिक पकड़ हो, यानी उस पर प्रभुत्व हो। लेकिन भारत में जो समाजवाद है वो लोकतांत्रिक समाजवाद है। लोकतांत्रिक समाजवाद का अर्थ यही होता है कि जो व्यक्ति जिस तरह का मेहनत करता है उसी प्रकार का क्या होना चाहिए, उसके पास धन होना चाहिए, और शेष क्या करे, सरकार इस पर अधिपत्य जमा के और गरीब जनता में इसका वितरण कर सके। क्योंकि भारतीय समाजवाद वो महात्मा गांधी से प्रेरित है, और जो कार्ल मार्क्स का समाजवाद था वह साम्यवादी समाजवाद था। वैसा जल्दी हो ही नहीं सकता है, और होगा भी तो उसमें क्या होता है कि पूंजीपति वर्ग का दबन ज़्यादा होता है। लेकिन भारत में जो समाजवाद है वो लोकतांत्रिक समाजवाद है। तो ये दो अक्षर आप समझ गए होंगे, क्योंकि टाइम ज़्यादा लगेगा। हमें चाहे तो क्या कर सकते, एक ही शब्द पे बहुत बड़ा 1 घंटा का क्लास हो सकता है। विचार करने की बात है, समाजवाद के ऊपर भी विचार करने की बात हो सकती है, लेकिन आपको भी ये कर्तव्य बनता है कि इस पर विचार करें। और हम क्या करेंगे कि इसको साफ करने के बाद हम तीसरा शब्द लाते हैं। सबसे पहले इसको साफ कर लेते हैं। तीसरा जो शब्द है वो है धर्मनिरपेक्ष। इसको पंथ निरपेक्ष भी लिखा हुआ मिल जाएगा, पंथ निरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष में क्या अंतर है इसका भी हम देख लेते हैं। तो सेकुलर शब्द का हिंदी जब निकाला गया तो शुरुआती में धर्मनिरपेक्ष कहा गया, उसके बाद पंथ निरपेक्ष कहा गया। इस पे प्रायः आपको विवाद देखने को मिलेगा। तो विवाद देखने से पहले हम सबसे पहले इसका अर्थ समझ लेते हैं। धर्म, धर्म का क्या अर्थ होता है, उसके बाद इधर पंथ। पंथ का ऐसे अर्थ की बात किया जाए तो इसका अर्थ होता है संप्रदाय, यानी राज्य को धर्मनिरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष का अर्थ हुआ कि राज्य को धर्म से अलग होना चाहिए। यानी कोई भी व्यक्ति है या भी कोई भी देश है किसी चीज़ का विरोध कर सकता है या समर्थन कर सकता है या अलग रह सकता है कि कोई हमें मतलब ही नहीं है, वो कुछ भी करे हमें कोई मतलब नहीं है। तो 3 प्रकार से हो सकता है। तो राज यानी धर्मनिरपेक्ष का अर्थ होता है कि धर्म और राजनीतिक, धर्म और राजनीति अलग अलग, यानी धर्म और राजनीति दोनों अलग अलग होना चाहिए, उसी को कहा जाता है धर्मनिरपेक्ष। लेकिन यहाँ शब्द की बात आ जाती है कि धर्म निरपेक्ष का अर्थ क्या हुआ कि मतलब क्या करे कि धर्म से अलग होना चाहिए। और यहाँ धर्म का अर्थ क्या होता है, यहाँ ऐसे पंथ निरपेक्ष भी लिखा जाता है इसका हिंदी। तो इसका अर्थ क्या होगा, तो धर्म का अर्थ आपको एक तो सेंस आता है, धर्म का अर्थ कर्तव्य। जैसे राजधर्म, विद्यार्थी का धर्म क्या होना चाहिए, यानी विद्यार्थी के 6 गुण की बात किया जाता है ना, स्वर्ण निद्रा बको ध्यानम, इस प्रकार का जो कर्तव्य की बात किया जाता है, धर्म की बात किया जाता है। विद्यार्थी का धर्म क्या होना चाहिए, एक शिक्षक का धर्म क्या होना चाहिए, एक पुत्र का धर्म क्या होना चाहिए, एक पिता का धर्म क्या होना चाहिए। तो उस समय धर्म का जो सेंस होता है वो कर्तव्य से होता है। यानी आप इसका मतलब ये थोड़ी कहता है कि धर्मनिरपेक्ष का अर्थ हुआ कि कर्तव्य ही व्यक्ति ना करे, इसका सेंस इस प्रकार ही लगाया जाता है। लेकिन ये जो धर्म लिखा गया है आप भी समझ रहे होंगे और हर कोई समझता है, इस धर्म का अर्थ जो है वो है पंथ। और पंथ का अर्थ जो होता है वो होता है संप्रदाय। और संप्रदाय विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं, यानी धर्म के अंदर भी बहुत सारे संप्रदाय होते हैं
और संप्रदाय आप इतिहास अगर शायद पढ़े होंगे तो बहुत प्रकार के शैव संप्रदाय हो गया, वैष्णव संप्रदाय हो गया, उसके बाद कृष्ण संप्रदाय हो गया ना। तो विभिन्न प्रकार के पंथ निरपेक्ष का अर्थ यही हुआ कि विभिन्न प्रकार के संप्रदाय जो है उससे भी यानी राजनीतिक को अलग होना चाहिए। तो धर्मनिरपेक्ष यानी इसका जो सेकुलर का हिंदी किया गया वो बाद में पंथ निरपेक्ष इसलिए किया गया क्योंकि धर्म का अर्थ एक सेंस में कर्तव्य ही होता है, यानी कर्तव्य व्यक्ति ना समझ ले इसके करने में, इसलिए धर्म के जगह पंथ को लिखा गया। और पंथ का अर्थ यही होता है कि धर्म के अंतर भी विभिन्न प्रकार के संप्रदाय हैं और उस संप्रदाय से भी क्या होना चाहिए कि व्यक्ति को अलग रहना चाहिए, या राष्ट्र को ना, यहाँ राष्ट्र के स्तर पर है कि राष्ट्र को उस संप्रदाय से यानी विभिन्न प्रकार के जो संप्रदाय हैं उससे भी अलग होना चाहिए। यानी एक कर्मी के रूप में यानी राज्य के रूप में आप किसी भी विशेष धर्म को क्या कर सकते हैं, प्रोत्साहन नहीं दे सकते हैं। और विभिन्न प्रकार के अनुच्छेद में भी आपको देखने को मिल सकता है कि राज्य क्या कर सकता है कि धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करती है। और ये आपको अनुच्छेद 14 में और 15-16 में तो स्पष्ट लिखा हुआ है कि जन्म, मूल, वंश, धर्म इत्यादि 5 शब्द लिखा हुआ है। तो इसमें धर्म का भी एक चर्चा है, तो धर्म के आधार पर भी व्यक्ति को भेदभाव नहीं किया जाएगा। उसके बाद 16 में भी लिखा हुआ है कि अवसर की समानता की बात की हो गई, तो उस समय भी धर्म के आधार पर भेदभाव व्यक्ति के साथ नहीं किया जाएगा। तो ये भी क्या कर रहा है कि धर्मनिरपेक्ष होने की बात कहती है। उसके बाद अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक जो दिया गया है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और उसके अंतर्गत जब हम मौलिक अधिकार पढ़ेंगे तो भाग 3 में मौलिक अधिकार है, और मौलिक अधिकार में एक अधिकार जो है वह धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। उस धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में भी आपको पंथ निरपेक्ष का गुण दिखाई पड़ेगा। ऐसे आपको पता होगा कि धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष को 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में जोड़ा गया था इंदिरा गांधी के सरकार के द्वारा। लेकिन इससे जुड़ा होने ना होने से जब हम चर्चा करेंगे इसके बारे में कि जुड़ाव होने से क्या फायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ, लेकिन इससे ना होने से पहले भी संविधान में पंथ निरपेक्ष का गुण था। यानी इसके लिए आप 15-16 देख सकते हैं, उसके बाद 25 से 28 देख सकते हैं। ये सभी मौलिक अधिकार की बात करते हैं। उसके बाद बहुत सारा बात किया जाए तो उस समय भी क्या है कि आपको ध्यान देना होगा कि आप गौर से देखेंगे तो उसमें क्या है कि जैसे निर्वाचन, वोट देने का अधिकार जो एक कानूनी अधिकार है, मौलिक अधिकार नहीं है, वोट देने का अधिकार एक कानूनी अधिकार है, उसमें भी धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करने की बात कही गई है। तो ये सभी बताता है कि भारत का संविधान शुरू से सेकुलर था। यह पंथ निरपेक्ष बाद में इसे शब्द जोड़ा गया था, यानी शुरू में था नहीं, लेकिन तब पर भी भारतीय संविधान के अंतर्निहित में सेकुलर शब्द था। और विभिन्न प्रकार के निर्णय में भी जब हम केशवानंद भारती केस पढ़ेंगे तो उसमें एक बेसिक स्ट्रक्चर की बात आई है। तो जब एक बाद आया था, हम विभिन्न प्रकार के केस का भी जिक्र करेंगे जब बात करेंगे कि प्रस्तावना जो है वह संविधान का अंग है या नहीं। तो उसमें एक बाद में सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि पंथ निरपेक्ष जो है, पंथ निरपेक्ष भी संविधान के मूल ढांचा में है, यानी बेसिक स्ट्रक्चर है, इसमें भी बदलाव नहीं होना चाहिए। तो ये शुरुआती लक्षण ही हमारे संविधान में दिया गया था। और ऐसा कहा जाता है कि पंथ निरपेक्ष भारत में जो है, पंथ निरपेक्ष जो है वो सार्थक रूप में है। सार्थक रूप में होता है कि एक तो होता है कि राष्ट्र की बात किया जाए तो एक होता है धर्म के समर्थक राष्ट्र, जैसे पाकिस्तान हो गया, श्रीलंका हो गया, इसका विशेष अपना धर्म होता है। एक होता है धर्म विरोधी राष्ट्र, यानी जैसे फ्रांस हो गया, वो धर्म को मानता ही नहीं है, कोई भी धर्म को नहीं मानता है, यानी राष्ट्र के रूप में कोई भी धर्म को नहीं मानता है। लेकिन एक होता है सेकुलर में जो होता है वो क्या होता है कि सार्थक रूप से धर्म, यानी ये क्या करता है कि सिर्फ अलग है, राजनीतिक इसका अलग नहीं, अलग है, लेकिन ये किसी भी व्यक्ति को मना नहीं करता है कि आप इस धर्म को मत मानिए। यानी ये सभी धर्म को, यानी भारत में धर्मनिरपेक्ष जो है वो सभी धर्म का आदर करता है।
जैसे एक व्यक्ति ऐसा हो सकता है जो धर्म को माने, एक आदमी ऐसा कह सकता है कि जैसे भगवान के बारे में कहा जाए किसी व्यक्ति को, तो कोई व्यक्ति उसके बारे में समर्थन करेगा, कोई कहेगा नहीं भगवान है ये नहीं ना, ऐसा भी बोल सकता है। एक से पूछा जाएगा तो भगवान है कि नहीं है, हमें क्या मतलब, हम नहीं मानते हैं इसलिए हम इसके ऊपर कुछ नहीं बोलेंगे। तो इसलिए हमारा जो है ये सिर्फ अलग है, धर्म से अलग है, लेकिन ये सभी धर्मों का इज्जत करता है। यानी भारत में जो धर्मनिरपेक्ष है वो सार्थक धर्मनिरपेक्ष है और ये सभी धर्मों का इज्जत करता है, ये धर्म का विरोध नहीं करता है। तो आपको ये जब मूल अधिकार हम पढ़ेंगे 25 से 28, इसमें आपको स्पष्ट रूप से इसकी झलक मिल जाएगी कि पंथ निरपेक्ष और धर्मनिरपेक्ष जो है वो संविधान में अंतर समाहित शुरू से ही था और भारत शुरू से ही सेकुलर कंट्री रहा है। यहाँ विभिन्न प्रकार के धर्म आए, बौद्ध धर्म की उत्पत्ति यहीं से हुई, जैन धर्म की उत्पत्ति यहीं से हुई है, हिंदू धर्म जिसकी बात करती है वो सनातन काल से ही चलती आ रही है। उसके बाद मुस्लिम धर्म उधर से उदय होने के बाद सबसे ज़्यादा फला फूला जो है, सबसे ज़्यादा ये भारत देश में ही फूला है। और तो विभिन्न प्रकार के धर्म आप यहाँ से आपको मिल सकता है और भारत में विभिन्न प्रकार का धर्म है ही, इसलिए किसी एक राष्ट्र यानी एक ही धर्म का राष्ट्र होना ये अच्छा नहीं है भारत के लिए। और शुरू से ही हमारा देश सेकुलर है, अध्यात्म की बात करता है, तो इसलिए शुरू से ही हमारे देश में ये अंतर्निहित है, हमारे संविधान में भी अंतर्निहित है, इसलिए पंथ निरपेक्ष को बेसिक ढांचा भी माना गया है। तो ये था पंथ निरपेक्ष का अर्थ। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बन जाए तो इसलिए क्या करेंगे, हम चौथा शब्द जो है इसके बाद जो शब्द आएगा चौथा शब्द से लेकर आगे हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।